वाइफ खुश तो जोर से बोल दो भैया। वाइफ खुश तो जोर से बोलो, नहीं आया। बहुत आपको जरूरत है सुनने की, तुम्हारी किसी की वाइफ तो होगी ना, शादीशुदा है ना सब लोग। वाइफ खुश तो लाइफ खुश, थोड़ा बोलो भाई, तो जोर दो, इनके कानों में पहुंचे। वाइफ खुश तो जो 2 बार बोलो, वाइफ खुश तो वाइफ खुश तो लाइफ खुश। अब कैसे करना है वाइफ को खुश, ये थोड़ी सी बातें हम आपसे करेंगे। देखिए, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है, जो रिश्ता अगर सुंदर और प्यारा चले तो पूरा परिवार खुश होता है। वो रिश्ता तो खुश होता ही है, लेकिन वो रिश्ता अगर सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से चले तो पूरा परिवार खुश होता है। जब भी पति पत्नी एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं, मिलकर चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, तो जिंदगी के नज़ारे कुछ अलग होते हैं। हमारे मधुर संबंधों के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, पहले 3 पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ। उपयोगी, उपयोगी बनो, अपने रिश्तों के लिए उपयोगी बनो। आप अगर ना हो, आप अगर एक दिन भी ना हो तो उनको लगना चाहिए कि कुछ कमी है, ऐसे उपयोगी बनो, उनकी जरूरत बनो। दूसरा पॉइंट है कि तुम भावनाशील बनो। हम एक दूसरे की भावनाओं को तोड़ देते हैं। कभी पत्नी का किसी बात का मन नहीं होता तो पति प्रेशर करता है, और कभी पत्नी का मन नहीं होता तो पत्नी, और पति का नहीं होता तो पत्नी। बहुत सी चीज़ों में ऐसे प्रेशर चलता रहता, चलता है ना। फिर कंपेयर करते हैं हम, देख उसको, देख उसको, देख उसको, इतना कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, और तब रिश्तों में दरारें शुरू हो जाती हैं। उसका पति ऐसा, तुम ऐसे, उसकी पत्नी ऐसी, तुम ऐसे। ये तुम देखना, मेरे छोटे भाई की पत्नी से सीख लेना थोड़ी सी, वो देखना। अगर कभी कभार बातों बातों में अरे ऐसी बातें हो जाती हैं कि इंसान के दिल में बातें चुभ जाती हैं। कभी अपनी माँ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे वो माँ है, पत्नी है, तो तुम्हें क्या हक है किसी का कंपेयर करने की। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में कंपेयर करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। एक बहन, जन्मदिन था उसकी पति का, तो सुबह सुबह उठी और उसने बहुत सारा अच्छा भोजन बनाया, बहुत दिल से, जो उसका मनपसंद था, जो बचपन से वो खाता आ रहा था। पसंद होगा किसी को पिज़्ज़ा, पसंद है क्या? पसंद है, मैगी है, नूडल है, ऐसा ऐसा कुछ तो उसने बनाया क्योंकि उसके मन पसंद था। आजकल की ही थी वो पत्नी, तो उसने बनाया उठ कर कि मैं उनके मनपसंद भोजन बनाऊंगी आज, बहुत सुंदर सा आई। सुबह सुबह उसने पूरी तैयारी करके रखी, और सुबह सुबह जैसे ही वो नाश्ता करने लगे, इतनी हड़बड़ी, इतनी गड़बड़, फटाफट उठे और अरे यार लेट हो गया, और उन्होंने फटाफट खाया। जैसे वो जाने लगी, बैग दिया उसको साथ में कि जा रहे हैं ऑफिस का, तो उसने पूछा कैसा लगा? बोला क्या? बोला नाश्ता। बोला कि अच्छा नाश्ता, हाँ क्या बना था? अब वो इतनी गड़बड़ में था, उसे यही नहीं पता कि बना क्या था। खा तो लिया, अब ये भी नहीं पता कि बना क्या था। सुबह 6 बजे से उठकर लगी पड़ी हूं। बड़ा गुस्सा आता। तुम्हारे मनपसंद बनाया था, तुम्हारे मन के अनुकूल बनाया था, जो तुम्हें बचपन से पसंद है। अच्छा वो जो माँ बनाती है, हाँ वही तो बनाया था ना, तो कैसा लगा? बोला हाँ ठीक था, अच्छा था, लेकिन माँ जैसा अभी भी नहीं था। समझने की जरूरत है। माँ जैसा अभी भी नहीं था, और जब ये कहा कि माँ जैसा अभी भी नहीं था, अनिल भैया ये बहुत अच्छे रिश्ते निभाते हैं, मैं इनकी कायल हूँ, सही में बता रही हूँ। बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे, दिल से कनेक्शन है इनके साथ। कैसे बोलो, ऐसा तो नहीं कहा कभी? हाँ, माँ जैसा अभी नहीं था। पत्नी से तो बहुत प्रेम है, लेकिन माँ जैसा अभी भी नहीं था, ऐसा कंपेयर तो नहीं किया कभी? नहीं किया? पक्का? हाँ या ना भी नहीं हो रहा है? आपसे बात कर रही हूँ, हाँ ना तो कर दो। किया क्या? नहीं किया, कभी नहीं किया। अच्छे हैं,
परफेक्ट पति हैं, तो कौन ऐसा परफेक्ट पति है? देखिए फिर क्या शुरू होता है वो बता रही हूँ मैं आपको। आप पहले ही संभल जाना, ऐसी घटना कुछ युवा बच्चे भी बैठे हैं वो भी समझ जाए। फिर कंपेयर शुरू होता है। वो तो चले गए ऑफिस में, ऑफिस में जाने के बाद वो नाश्ता भी भूल गए, वो अपना जन्मदिन भी भूल गए और सब भूल गए, और उन्हें तो केवल एक ही बात याद है कि मुझे मेरा काम करना है, आज उनका डील साइन करनी है, आज ये आना है, आज ये मीटिंग करनी है, आज ये करना, आज वो करना है। हाँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल में वो बेचैन हो गई। वो तो ये सुनकर, जब देखो मैं कितना भी कर लूँ ना, इनके लिए कुछ नहीं, ये मुझे नौकरानी बना के रख दिया है, ये करो वो करो ये करो, लेकिन तारीफ के 2 शब्द मेरे लिए बोले नहीं जाते हैं। सुबह से शाम तक इनके लिए इतने मनपसंद मैं तैयारी रखती हूँ, इनके लिए पूरा एक माहौल बना के रखा। सुबह 12 बजे मैंने इनको विश की, इतना सब होने के बाद भी सारा का सारा कबाड़ा कर दिया, इतनी प्यारी खीर के ऊपर राख डाल दी। और इतने में अभी दुखी हो रहे थे, फ़ोन आ गया घर से, किसी क्लोज फ्रेंड का आ गया, किसी आपके किसी का आ गया, माँ का आ गया। तो अभी बहुत बड़ी सी किताब लिखना शुरू की थी आपने, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये हैं। सुन लो जरा, इतनी बड़ी सी किताब लिखी, और इतने में किताब लिखने के बाद जैसे ही फ़ोन आया, आज जन्मदिन है ना? हाँ हाँ जन्मदिन है, पर पता है तुम्हें क्या हुआ? पता है मम्मा ऐसा हुआ। अभी आजकल ये जितने भी घर टूट रहे हैं ना, ये फ़ोन की वजह से टूट रहे हैं। यहाँ क्या बनाना है, बहू सास से तो पूछती नहीं है, मम्मा ये कैसे बनाते थे? सबसे बड़ी जड़ है फ़ोन, सही बता रही हूँ मैं आपको। छोटी छोटी बातें यहाँ हुई, पहले लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, जब तक लेटर लिखते थे, महीने में लेटर पहुँचता था, जब तक लेटर पहुँचता तब तक लड़ाई शांत हो जाती थी। यहाँ तो झटपट, और इसीलिए सब खराब हो रहा है। सोचने का, समझने का, चिंतन करने का समय ही नहीं दिया जाता है। हाँ, फोन ऐसा हुआ, मैं दिन भर रात भर से इनसे साथ लगी हुई थी, मैंने सुंदर व्यवस्था की, इतना सुंदर डेकोरेशन किया, ये किया वो किया, सुबह सुबह केक बनाया, केक काटना, ये किया वो किया, इतना सब बनाने के बावजूद भी ऐसा बोल गए कि मेरी माँ जैसा नहीं किया। अब दिल में मेरी भावना की कोई कदर नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मुझे तो काम वाली बाई बना के रख दिया। अगर ये कोई दूसरा कह देता तो सहन होता क्या? खुद को ही इतने सुंदर आशीर्वाद देते रहते हो, काम वाली बाई, जब देखो काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। ये आशीर्वाद कोई दूसरा देता तुम्हें तो क्या होता? हाँ, अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कह दिया कि माँ जैसा नहीं था। ओहो, उसने फिर आपकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, और आपको फिर 2 घंटे उदास रहने की परमिशन दे दी कि रहो उदास। अब आपकी तो पूरी की पूरी अभी तक आप चल रहा है, और आपने इतना बड़ा सा मुंह फुलाकर बैठे हो आप। हाँ, अभी वो आए ऑफिस से, थक गए हैं बेचारे, थकने के बाद जैसे ही आप आए और आप बोल नहीं रहे आज। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है बाबा, किस बात से, और आप एक उम्मीद रख रहे हो वो आएंगे और मुझे सॉरी बोलेंगे। उन्हें पता ही नहीं तुम्हारा मुंह किस लिए फुला है। अब वो बोलते कि क्या हुआ, तो ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना? बोला कि हाँ ठीक है, पर हुआ क्या तुझे? अच्छा, अब ये भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, अब ये भी नहीं मालूम, ये भी बताना पड़ेगा क्या हुआ। अब बोलो महानुभाव, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुझे, अब सॉरी तो क्या बोलनी थी यही नहीं पता, ऐसा बोल के गए थे तुम। अरे तो क्या हो गया, बोल दिया तो। अब आप सोचो, एक शब्द ने आपका दिमाग कितना खराब किया, एक ही शब्द, तुम्हारे एक शब्द ने, कि माँ जैसा नहीं था। क्यों कंपैरिजन करते हो आप, क्यों कंपेयर करते हो अपने रिश्तों को? माँ माँ थी, पत्नी पत्नी है, जैसा उसने सीखा वैसा बनाया, लेकिन उसकी भावनाओं की कदर करो। उसको इतने दिन भर तक दुखी करने का ठेका उठाया हुआ है तुमने। हाँ, भावनाओं की कदर करना सीखिए। जो रिश्ते भावनाशील नहीं होते वो रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिश्ते 7 फेरों के दम पर टिके हुए हैं? तुम्हें लगता है कि 7 फेरों के दम पर टिके हैं? इस भूल में मत रहना, तुम्हारे रिश्ते केवल भावनाओं के दम पर टिके हैं। और जब भावनाएं खत्म होती है ना, जब भावनाएं खत्म होती हैं तो कोई रिश्ता भी सफल
नहीं होता है। आज वो तुम्हारे प्रति एक भावना रख रहे हैं, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, कम से कम तुम्हारी तारीफ करना तो बनता है कि बहुत अच्छा किया। बेशक तुम्हें पसंद नहीं आए तो भी अच्छा कह दो भैया, उनको खुशी मिल जाएगी। उनकी खुशी के लिए करो। उनके चेहरे पर, घर में, जिस घर में बहू और बेटी मुस्कुराते हैं ना, वही असली अमीर, असली धनवान, असली खुशनसीब वही लोग होते हैं। जिस घर में आपकी वाइफ मुस्कुराती है, जिस घर में आपकी देवी मुस्कुराती है, वही घर स्वर्ग के समान होता है, जहाँ देवी देवता खुशी से जीते हैं। अपनी वाइफ का केयर करो, अपनी वाइफ की भावनाओं का सम्मान करो। अगर उसको लगता है कभी कि मुझे मेरी भावनाओं को नहीं समझा जाता, बहुत बार ऐसा होता है, जो आत्मा किसी अपने सहयात्री की भावना को नहीं समझती ना, नरक के द्वार निश्चित हैं उसके लिए। देख लेना आप सोच भी नहीं सकते। याद दिला दूं मैं आपको त्रिपृष्ठ वासुदेव, भगवान के जीव की, सब जानते हैं ना त्रिपृष्ठ वासुदेव। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, विजयवती, नाम भी सुना होगा आपने। इतना प्यार था कि उनको संगीत सुनने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक। लेकिन कभी कभार हम प्यार भी थोपने लग जाते हैं इन रिश्तों में, अपनी भावनाएं थोपते हैं। आप भी उनके ऊपर मत थोपिए और वो भी आपके ऊपर मत थोपे। लेकिन अगर अपनी भावनाओं को थोपा ना तो क्या हश्र होता है, मैं बता रही हूँ आपका। आपकी जिंदगी बिगड़ सकती है अगर आपने अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपा तो। संगीत सुनने का बहुत शौक था त्रिपृष्ठ वासुदेव, महावीर की आत्मा थी वो। महावीर की आत्मा से भी गलतियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहती कि गलती नहीं होती, गलती होती है, लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसे सुधार लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा आराम से। त्रिपृष्ठ वासुदेव की जो आत्मा थी, उसको उसके बिना चलता नहीं था, विजयवती के बिना बिल्कुल जी नहीं सकता, उसके बिना संगीत सुनना नहीं अच्छा लगता। और आज वो बहुत बीमार है। उसने सैनिकों को, सेवकों को भेजा कि जाओ लेकर आओ, आज संगीत में मज़ा नहीं आ रहा। वो नृत्य करती है तो आनंद आता है, वो नाचती है तो खुशी मिलती है, वो गाती है तो अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें आपकी भी होती होंगी जिससे उसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। कुछ होता होगा आपके साथ, आपकी घटनाएं। वो खाना नहीं खाए तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ ही खाना अच्छा लगता है। उसके ऐसा उनको लगता था कि जब तक वो सभा में नहीं आए तो उसको अच्छा नहीं लगता था। जब वो वहाँ पर आई और उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, उसने को समाचार दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 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 आ पा रही, राजा की आज्ञा। अब तो पति तो भूल गया, अब राजा कहने लगा अपने आप को, राजा की आज्ञा है, आना पड़ेगा। अब देखिए रानियों की जिंदगी, कभी रानी बनने की इच्छा तो मत जाहिर करना कभी भी, रानियों की जिंदगी देख लेना क्या है। हम बोलते हैं तू मेरा राजा रानी, तो किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, मत ख्वाहिश करना। रानियों की स्थिति भी बहुत इतिहास पढ़ के देखा है, बड़ा लगता था क्या जिंदगी थी यार, इससे अच्छा तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। सही में बता रही हूँ। जिंदगी भर पर्दे में रहते रहो, घुटते रहो, 18-18 हज़ार, 16-16 हज़ार, 50-50 हज़ार का नंबर ही नहीं आता होगा। मैं तो देखने का नंबर नहीं आता, खाने का नंबर नहीं आता। कितनी कितनी मुश्किल की जिंदगी होती। खुश नसीब हो तुम, एक ही हो। खींच के बुलाया जाए, उसको खींच के लेकर आए। उसने कहा अपने पति से, त्रिपृष्ठ वासुदेव से, पतिदेव मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, माह का महीना, बहुत भयानक सर्दी, मैं आज नृत्य नहीं कर पाऊंगी, मैं आज गा नहीं पाऊंगी। बोला कि क्यों, ये मेरी आज्ञा है, तुझे करना ही पड़ेगा, मेरी इच्छा है ये। लेकिन देखिए जो भी चीज़ जबरदस्ती की जाती है उसे बलात्कार कहा जाता है। कोई भी चीज़, यानी आपने कोई कर्म ऐसा नहीं किया होगा, अगर आपने जबरदस्ती कुछ किया उसके साथ तो समझ लो आपने बलात्कार किया है। जबरदस्ती से उसका पाप आपको लगा है। पर उसने बड़ी जबरदस्ती की। उसने कहा अच्छा तुझे बहुत ठंड लग रही है? कहते हाँ राजन मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आज कर पाऊंगी। बोला जाओ मटके पड़े हैं पानी से भरे, वो उठा कर लेकर आओ। पानी के भरे हुए मटके मंगवाए और एक एक मटका उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब रानी थी तो भी कुछ नहीं कर पा रही है, एक एक मटका डालना शुरू और ऐसे करते करते मूर्छित हो गई और वहीं पर धड़ाम से गिर गई और प्राण पखेरु उड़ गए, खत्म हो गए। अब उस जोश में
उसे नहीं पता चला मैंने क्या किया, लेकिन कहते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव उस अपनी पत्नी के जाने के बाद कभी अपनी रानी के महलों में पैर ही नहीं रखा, किसी रानी को देखा ही नहीं। उसको बड़ा धक्का लगा कि मैंने क्या किया, लेकिन जिस पल में, जिस क्षण में उसने वो बीज बोया, उस बीज को फल बनने के बाद उन फलों को चखते चखते गजब का कहर बरसता है। एक पल नहीं लगता, 33 सागरों पम के नरक की आयुष का बंद हो जाता है। 33 सागरों पम की नरक की आयुष का बंद। एक पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की वजह से त्रिपृष्ठ वासुदेव मर के नरक में जाते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने 3 कर्म गलत किए, शेर की हत्या की, फिर अपने शैया के कानों में जलता हुआ पिघलता हुआ शीशा डाला। यानी कि जब हम कमजोर के ऊपर अत्याचार करते हैं, जब कमजोर के ऊपर अन्याय करते हैं, आखिर हम क्या कहते हैं, ये कहाँ जाएगी, जाकर कहाँ जाएगी, मायके ही तो जाएगी ना, क्या होगा। और आज हम इतना ज़्यादा किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत भयानक कर्म उदय में आता है। याद रखना, अपने आप को थोड़ा सोचिए। ये रिश्ते हमारे 4 चीज़ों पर टिके हैं, इन 4 चीज़ों को बरकरार रखिए। ट्रस्ट, विश्वास को बरकरार रखिए। विश्वास एक बार चला जाता है, दोबारा लौट कर नहीं आता है। अपने भीतर की विश्वास की डोर को मजबूत रखिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जितना लॉन्ग टाइम चलता है ना, उतना लॉन्ग टाइम का विश्वास होना भी जरूरी है, नहीं तो एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। विश्वास नहीं, हर पल डाउट, हर पल चिंता, हर पल टक 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 दुखी हो जाता है बंदा। तो ट्रस्ट रखिए, उनको टाइम देना शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट है, टाइम देना शुरू कीजिए, समय दीजिए। हम समय नहीं देते हैं। अगर आप ऑफिस से आए हो और आपकी पत्नी बेड पे सोई हुई है, आप उसके पास जाइए, क्या हुआ, हम तो सोचते भी नहीं है। वो बोले कि सिर में दर्द हुआ है, आप उसको हाथ से सहलाइए, प्यार कीजिए, उसको बोल चल फटाफट चल, डॉक्टर को दिखा के लेके आता हूँ। कभी जब तक वो कहती नहीं तब तक तुम्हारे मुंह से निकलता ही नहीं, अरे सिर दर्द तो है, क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। हम इतने केयरलेस हो गए हैं। हम अपने दोस्तों से बड़े प्यार से मिलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बड़े प्यार से मिलते हैं, हम घंटों घंटों उनके लिए समय देते हैं, लेकिन उस पत्नी के लिए आप समय नहीं देते जो अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। देते हैं कि जिसने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया है, उसके प्रति भी आपके कुछ फर्ज है, कुछ फर्ज है। आप कहोगे हमने भी तो किया है सब कुछ समर्पित। एक ना भाई बारात जा रही थी और रोने लगा। वो तो रो रही थी क्योंकि वो अपना घर छोड़ रही थी। बारात जा रहा था तो सब पूछने लगे कि अरे लड़की रोती है तो समझता है, लेकिन तू क्यों रो रहा है। वो बोलता है कि ये तो अपने माँ बाप को छोड़कर जा रही है इसलिए रो रही है, लेकिन ये जाने के बाद मेरे माँ बाप छुड़वा देने वाली है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। ये जाने के बाद मेरे माँ बाप छुड़ा देगी, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। तो ऐसी पत्नी नहीं बनना, हमको अच्छी पत्नी बनना है। लेकिन मैं बता रही हूँ, कभी सिर सहलाइए उसका, कभी ममता दीजिए आप, कभी ममता का, वात्सल्य का प्रेम भी आप दीजिए। केवल वासनात्मक प्रेम ही रिश्तों को बनाकर नहीं रखता है, भावनात्मक प्रेम रिश्तों को बनाकर रखता है। उसे प्यार से सहलाकर उसे बोल चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। सच में कहूँ उसकी आंखें भर जाएंगी, वो रोने लग जाएगी। आप सोचोगे अरे मैंने तो कुछ कहा नहीं पर क्यों रो रही है, लेकिन आपका प्यार, आपका वात्सल्य, आपकी ममता, आपकी भावनाएं उसको भर देती हैं। वो इतनी समर्पित हो जाती है आपके लिए, इतना समर्पण दे देती है। तो हमारा भी, आपका भी कुछ कर्म है, कुछ कर्तव्य है। आप उनकी भावनाओं को समझिए, छोटे छोटे दर्द की उसकी महसूस कीजिए। अच्छा आज तो नहीं बना पा रही ना भोजन, कोई नहीं, आप खुद उठकर चाय बना दीजिए, उसको भी पिला दीजिए। किया कभी आपने? जब वो नहीं उठी तो आप खुद उठकर उसके लिए नाश्ता बनाकर उसके पास लेकर चले जाओ, कीजिए, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। करके देखिए, कभी करके देखिए, खुद उसके पास लेकर जाइए, उसको खिलाइए, कितना आनंद आएगा, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है। जब देखो तू ऐसे नहीं करती, तू वैसे नहीं करती, तुझे ध्यान नहीं रहता, ऐसी जब देखो टोका टोपी, छिटा कसी कसना, ये रिश्तों के मायने नहीं होते, रिश्तों के अर्थ खो जाते हैं इन बातों में। टॉकिंग कीजिए, घंटा 2 घंटा बातचीत कीजिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। बातचीत करने से स्पर्श कीजिए, टच कीजिए, थोड़ा कभी हग की, ममता भरा हग, ममता भरा। हमेशा जब देखो मतलब अपने आप को
गलत दृष्टि से ही मत उसको आजमाइए। हमेशा एक ही समय में बहनें आती और बहुत सी बातें ऐसी करती है कि बस एक समय आता है तभी मीठे दो शब्द बोले जाते हैं, बाद में तो दिन भर पूछा ही नहीं जाता है। तो कभी निकलते बढ़ते बातचीत कीजिए, कभी बातचीत किए, कभी ममता और वात्सल्य भरा कभी उनको गले लगाइए, कभी प्रेम से उनको पूछिए। यानी ये रिश्ते बहुत नाजुक है, इन रिश्तों को संभाल के रखना आपका कर्तव्य है। आप उसके दम पर चल रहे हो। आज वो आपका परिवार संभाल रही है, आज उसका संसार संभाल रही है, आज आपके रिश्ते संभाल रही है। और आप उनके रिश्ते कितने संभालते हो? जब वो आपके रिश्ते संभालती है तो आपका भी फर्ज है उनके रिश्ते संभालने के लिए। आपका भी फर्ज है कि देखिए वो बेचारी बच्ची दिन भर रात, आप तो चले गए लेकिन वहाँ पर आपकी माँ भी उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। सही बात बड़ी, आज पूरी फेवर इनके लिए लूंगी मैं। आपकी माँ भी कुछ ना कुछ उसको सुना रही है, आपकी बहन भी कुछ कम नहीं है, कुछ ना कुछ वो भी कुछ ना कुछ बोलती जाती है। ये नहीं किया, भाभी ऐसी हो, भाभी वैसी हो, भाभी ये। फिर आपका कोई आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो भी कुछ ना कुछ कह ही जा रहा है कि भैया तूने टाइम से खाना नहीं बनाया। एक बहन मेरे पास आई, मुझे कहती मेरे पति ने आज मुझे मारा। मैंने कहा क्यों मारा? कहती कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मारा क्यों। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे जेठ जी ने कहा, मैंने पूछा जेठ जी से कि आप खाना खाओगे क्या? उसने मना कर दिया तो मैंने नहीं बनाया। अब मना कर दिया तो नहीं बनाया तो मुझे आके मारने लगे कि तुझे सभ्यता नहीं है क्या? ऐसे पूछा जाता है कि खाना खाओगे? खाने की थाली उसको देनी। अरे पूछा था, वो हाँ कर देता, वो बना देती तो क्या हो जाता। यानी छोटी छोटी बातें, आपका परिवार आपके उसमें एक ही बच्ची, तुम तो 7-8 लोग एक साइड हो गए, वो बेचारी अकेले किसी दूसरे पराये घर से आई हुई है ना। और कैसे वो सबको फेस करती होगी। सोचो जरा, अपने आप को सोचो, आप पत्नी होते तो क्या होता आपका। ये तो शुक्र करो पति हो। कितनी स्थिति नाजुक है, वो बेचारी 8-10 लोगों को कैसे संभालती है, सोचो, विचार कीजिए। और फिर आकर तुम भी उसके ऊपर रोब झाड़ो, धौंस जमाते रहो। हमेशा रोब और धौंस जमाने का काम मत कीजिए। एक पति अपने दोस्तों से सीख कर आया था। बहुत सी चीजें तुम लोग दोस्तों से सीखते हो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, दोस्तों के आधार पर मत जियो। वो कहती नई नई शादी हुई थी, वो सारे के सारे लोग दोस्त कहने लगे कि देख अभी से पति को अपनी पत्नी को हैंडल रखना, कंट्रोल में रखना, अपने सिर पर मत नाचने देना, नहीं तो जिंदगी भर नाचेगी और नचाएगी तुझे। तो कहते अच्छा फिर मैं क्या करूं? डर गया बेचारा, वो तो सीधा साधा भोलू बंदा था। बोला ऐसा कर, कोई भी काम कहे ना तो बोलना ये काम कर देना, नहीं तो ये काम कर देना, नहीं तो। अब उसने नहीं तो सीख लिया। बोला ठीक है। अब गया, सुबह भी पहली अभी नई नई शादी हुई और सुबह उठा, बोला सुबह गर्म पानी कर देना, नहीं तो। अब बेचारी वो सोची बाबा ये तो सिर मुंडाते ओले पड़ गए, शादी लेते ही ये स्थिति। अब इतना रोब में अब आया, मेरे जूते पॉलिश कर देना, नहीं तो। मेरे कपड़े प्रेस कर देना, नहीं तो। समय पे नहीं हुआ तो। ऐसे ऐसे शुरू कर दिया उसने करना। अब बेचारी परेशान हो गई। वो भी बाबा प्यार नाम की चीज नहीं, वात्सल्य नाम की नहीं, शादी तो बर्बादी है। हाँ, ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई, मैं तो फंस गई आकर। बुरी तरह वो करते हैं, वो कहते ना जोर का झटका हरे जोरों से लगा, शादी है क्या है। कोई गीत आता है, फिल्मी गीत ही है, उसने भी बताया है ना 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 ना, हाँ ना, भूल गया मैं, याद नहीं है मुझे, पर लड़की ने सुनाया था मुझे, एक बच्ची ने। जोर का झटका यारो लगा, शादी है सो दुखों की सजा, ऐसे कुछ था। तो फिर वो ऐसे ही चल रहा था उनके बीच में एक बेचारी उम्र दराज एक महिला ने उसका चेहरा देखा, बुझा हुआ चेहरा। अभी अभी तो शादी हुई, ना खुशी ना कुछ। बेटा हुआ क्या तुझे? कहते कुछ नहीं माता जी, बस रहने दो। नहीं नहीं बोल तो सही, हुआ क्या है? कहते क्या पता, ये हमेशा मतलब सींगों पर तेल लगा के सवार रहते हैं मारने के लिए। बोला क्या? जब देखो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो ही करते रहते हैं। बोला क्या हुआ क्या, ये तो बता। बोला कि कुछ भी कहती हूँ ना, ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं, ये कर देना, नहीं तो। प्यार से भी तो कह सकते हैं ना, प्यार से नहीं कहते हैं। अब आप प्यार से कहना सीखो, अहोभाव से कहना सीखो। वो तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, अर्धांगनी है, अर्धांगनी। उसे गुलाम मत बनाओ, गुलाम मत समझिए। वो आप ही उसको लेकर आए थे, आप ही, आपकी माता ही उस मंदिरों में मिन्नतें मांगने गई थी, भगवान मेरे बच्चे को बहू रानी आ जाए, मेरे बच्चे की पत्नी आ जाए। आपकी ही माता ने मिन्नतें की थी, प्रार्थनाएं की थी, दुआएं की थी, तब जाकर वो एक पत्नी आपके पास आई है। एक पत्नी तब जाके एक पत्नी आई है, मुश्किल से आई है, तो उसकी थोड़ी इज्जत करना सीखो मेरे भाई। तो उसने कहा
कि ऐसा कर। जब अगर वो ऐसे कहे ना आज के बाद ऐसा ये कर देना नहीं तो उसे पूछना नहीं तो क्या करोगे, पूछ लेना। तो बोली नहीं नहीं, तलाक दे दिया तो, छोड़ दिया तो, मुझे तो अभी तक उनका समझ ही नहीं आता है। इस बात का मत डरना। अगर उसने ठीक है, अब आई थोड़ी मजबूत बनी। अब सुबह सुबह उसने कहा मुझे बाहर जाना है, सुबह 4 बजे उठ के पानी गर्म कर देना नहीं तो। अब उसने कहा कि नहीं तो फिर क्या करोगे आप। अब हिम्मत रख ली, हिम्मत करके पूछ ही लिया नहीं तो क्या करोगे। अब उसने कहा दोस्त ने बताया था नहीं तो आगे तो जवाब बताया ही नहीं। अब उसे समझ आगे तो जवाब बताया नहीं, अब क्या करूं। अब उसे कुछ समझा नहीं। उसने कहा कि नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। तो कभी ऐसी स्थिति आए तो प्रश्न कर ही लेना, पूछ ही लेना। तो ये लोग तो ऐसे दब्बू है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पूछ ही लेना एक बार। देखिए वे आपके घर में आई, आप उसे लेकर आए। आपके दिल में स्थान देना, आपके घर में स्थान देना, आपके परिवार में इज्जत देना उस आपका फर्ज है, क्योंकि आप लेकर आए, वो नहीं आई थी। आप कहोगे महाराज जी वो बहुत बड़ी बात है, वो अकेली, मैं तो इतने सारे लोगों को साथ लेकर गया उसको लेके आने के लिए, वो शेरनी अकेली चली आई। आप ही तो देखो कि वो शेरनी है। वो कहते हैं शादी से पहले मैं भी शेर था पर अब चूहा हो गया हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, प्रेम होना चाहिए तो हंसाने के लिए करिए। आप ऐसे ही हंसते रहो तो अच्छा लगता है मुझे। एक छोटी सी हकीकत बात कह के मैं ख़त्म करती हूँ कि ज़िंदगी के पलों में ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में आता है कि ज़िंदगी के चलते चलते कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में आ गया, सपोज़ कोई भी आ जाता है, चलते चलते बहुत से लोगों की कहानियाँ होती है, सुनते हैं हम, और अनुभव है इन बातों का। और आज एक पत्नी कुछ कहने ही वाली थी अपने पति को, इतने में उस पति ने कहा कि बस मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। वो कहती मेरी एक बात तो सुनो, बस मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है, मैं परेशान हो चुका हूँ तुमसे, मुझे डिवोर्स चाहिए। और जब ये बात सुनी तो धक्का लगा उस पत्नी को, डिवोर्स चाहिए। पत्नी कैसी होती है मैं आपको बता रही हूँ कि पत्नी कैसी महान व्यक्तित्व होती है, ये बता रही हूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं उनके साथ। वो कहती डिवोर्स चाहिए, पर क्यों? क्योंकि उसका दिल किसी और पर आ गया था, उसका मन किसी और को चाहने लगा था, इसलिए उसको डिवोर्स चाहिए था। अब उसे पत्नी में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो कोई पसंद नहीं कर रही थी, और इसलिए उसको चाहिए था कि मुझे अब तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कोई और पसंद है। पत्नी समझ गई। पत्नी ने कहा कि उस टाइम तो थोड़ा धक्का लगा, एकदम बैठ गई, अपने आप को संभाला उसने, और संभालने के बाद उसने, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी बात है, आप ज़रा गौर कीजिए, इस बात को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे उसने संभाला और थोड़ा सा मौन को तोड़ते हुए उसने कहा तुम मुझे नहीं चाहते? बोला नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो डिवोर्स चाहिए? हाँ चाहिए मुझे। तो ठीक है, नोटिस पेपर पकड़ लिए। बोला मैं आपको डिवोर्स ज़रूर दे दूँगी, पक्का मैं आपको डिवोर्स दूँगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, तुम मानोगे क्या? सोचा हाँ मांगेगी, बंगला मांगेगी, गाड़ी मांगेगी, अब मेरी ज़मीन का आधा हिस्सा दे दूंगा ना, जो चाहिए ले ले, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरा पीछा तो छोड़ो बाबा। जब देखो कि किट से मैं परेशान हो चुका, उसने कहा कि ठीक है। लेकिन वो पत्नी ऐसी थी, ना उसे बंगला चाहिए था, ना उसे गाड़ी चाहिए थी, ना उसे दौलत शोहरत, उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसने कहा कि तुम केवल इतना सा मुझे 3 महीने की मोहलत दे सकते हो क्या? मुझे सिर्फ आपकी ज़िंदगी के 3 महीने चाहिए, तुमने इतने साल मुझे दिए हैं, 3 महीने और दे दो, एक शर्त ये है 3 महीने। कहा कि ठीक है 3 महीने के बाद तो पीछा छोड़ देगी ना? हाँ हाँ पक्का। मैं आंखें भरी हैं उस पत्नी की, दुखी है, लेकिन फिर भी कहती है पक्का मैं 3 महीने के बाद से आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। फिर कहा एक और शर्त है। बोला अब क्या शर्त है? अब इतनी बड़ी शर्त तो मान ली। बोला एक और शर्त है, शर्त ये है कि आप जैसा शादी करके आए थे ना मेरे साथ, मुझे लेकर आए थे अपने घर में, जैसा बिहेव आप, जैसे रूटीन आप पहले करते थे, ऐसी ही रूटीन इन 3 महीनों में आपको करनी है। क्या कहा? ऐसी ही रूटीन इन 3 महीनों में आपको करनी है। उसने कहा कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम है,
देखो माँ कितना सोचती है अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका माइंड अपसेट हो जाएगा, वो अच्छे से उसका साल बर्बाद हो जाएगा, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मैं उसका साल बर्बाद नहीं करना चाहती, उसके मन में उसके हमारे झगड़े का उसके ऊपर कुछ असर होए, मैं ये बात नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। कहा अच्छा ये रीज़न है क्या, ठीक है, ओके, इट्स ओके, डन, ठीक है, हो जाएगा। अब सुबह सुबह उठे, 3 महीने शुरू करने ना, एक एक दिन उसको पहाड़ जैसा लग रहा है, 1 2 3, सारा ध्यान कहाँ पर है, जहाँ प्रेम होता है। ये सारी बातें प्रेम की है, ये रिश्ता प्रेम का, इसलिए इस रिश्ते, इतना नाजुक रिश्ता है, इस रिश्ते में प्रेम खत्म होने मत देना। इस रिश्ते में जितना हो सके प्रेम रखने की कोशिश करना। और फिर उसने कहा कि ठीक है। अब सुबह सुबह जब पहले शादी हुई थी ना, तो वो अपनी पत्नी को उठाता था, प्यार से उठाता था, और उसको जैसे टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर गोद में उठाकर लेकर जाता था। तो आज उसको उठाना बड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ये सिलसिला, ये प्रेम, ये सब चीज़ें कहीं खो चुकी थी। जैसे उठाने लगा, इतनी बोझिल सी लग रही है, बोझिल अवस्था में उसको नीचे लेकर जा रहा है, और लड़खड़ाते हाथों से लेकर गया और नीचे लाकर उसको एक किस की। और जैसे उसने किस की तो उसके बच्चे को बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे ने भी माँ को आकर किस की, छोटा बच्चा था, उसने भी माँ को आकर किस की। और बच्चे की बस आ गई, फटाफट वो स्कूल गया, और स्कूल जाने के बाद वो भी अपने ऑफिस चला गया। सेम वही प्रोसीजर चालू हो गया अभी। और जैसे ही सुबह शाम को आते हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे सब मिलना जुलना, बातचीत करना, अभी करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के बाद आज फिर उसने उसको गोद में उठाया। आज उसके मतलब उसको लग रहा था कि कुछ मसल्स वगैरह थोड़े टाइट हो गए हैं। आज वो थोड़ी हल्की सी दिख रही थी, हल्की सी फुल्की सी लग रही थी। आज उसको उठाने में आज कहीं थोड़ा सा पुराना दबा हुआ प्यार थोड़ा नज़र आया। और उसने उसके चेहरे की तरफ देखा कि ये मेरी पत्नी कभी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत प्यारी सी लगती थी, आज इसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। इसने कितना किया है ना मेरे लिए, ऐसा सोचने लगा वो। इसने कितना किया है ना मेरे लिए, इतना सोचा है ना इसने मेरे लिए, मेरे परिवार को कितने अच्छे से संभाला है ना इसने। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख तो रहा है, नीचे आंखों में आंखें डालकर नीचे तक लेकर तो आया। और फिर से उसने अपनी आत्मा की आवाज़ फिर से नकार दी, नहीं मुझे तो प्यार उसी से है। और वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर किस की, बच्चे को भी किस की, और फिर ऐसे ही टिफ़िन वगैरह पैक किया और चले गए। और आज उसके मन में, ऑफिस में गया, ऑफिस में बैठे बैठे वो सोचने लगा कि मेरी मैं अपनी पत्नी को छोड़कर, जिसने अपनी पूरी जवानी मेरे लिए, ज़िंदगी के 15 साल मेरे लिए खो दिए उसने, मेरे लिए लगा दिए उसने, लेकिन मैं एक ऐसी औरत जो मेरे पैसे को देकर मुझे प्यार करती है, जो मेरे पैसे के ऊपर मर मिटी है, जो मेरे रूप के ऊपर मर मिटी है, जो मुझे देखकर, यानी मुझसे कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ लेना देना नहीं, एक यंग स्त्री के लिए मैं एक वासनात्मक भाव से उससे जुड़ गया हूँ, और उसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ। अब उसके मन में एक भावना आने लगी, वो दोबारा से थोड़ी करीबी बढ़ी, और करीबी बढ़ने की वजह से जैसे वो पहले रहते थे वैसे भावनाएं पैदा होने लगी। और जब भावनाएं पैदा होने लगी तो आज उसने सोचा कि आज मुझे क्या करना है। मैं अपनी पत्नी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। पत्नी के पास जाने लगता है, एक बहुत सा बुके खरीदता है, फूल खरीदता है, फ्लावर खरीदता है, बहुत बड़ा लेटर लिखता है, और ये सब प्यार का निवेदन, और एक दोबारा से प्रपोज करने की इच्छा हुई उसको अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी ने कितना सहा, मेरी ज़िंदगी में ये समय आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और गया वो। और आज वो उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी, और सोचा कि क्या बात है, दोपहर का टाइम है, ये सोई पड़ी है। वो पत्नी के पास जाता है, उसको देखता है, उसके हाथ देखता है, अरे पत्नी का कलर तो बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, एकदम नीला नीला सा कलर हो चुका है, हाथ पकड़े, सांसें रुक चुकी है पत्नी, शी इज डेड। डॉक्टर को बुलाया, कुछ भी नहीं। पास में एक वो पड़ा था, एक रिपोर्ट पड़ी थी, रिपोर्ट देखा, जिसे देखकर वो दंग रह गया। क्या कैंसर था उस पत्नी को, और अंतिम स्टेज थी। उसकी आंखें आंसू से भर गई, क्या बताया तक नहीं। उसकी पत्नी उस टाइम उसे वो बताने के लिए आई थी कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई और मुझे कैंसर है। लेकिन जैसे ही वो बताने लगती है कि मुझे कैंसर है, उससे पहले उसने कह दिया मैं तुम्हारी बकवास सुन के परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ मत कहिएगा। और उसने तलाक के नोट्स उसको पकड़ा दिए थे। और वो पत्नी चुप रह गई, मन में रख गई, और पत्नी से एक लेटर लिखकर जाती है, मैं नहीं चाहती, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पति
मेरे बेटे की नज़रों में गिर जाए और मेरे पति के लिए हमेशा के लिए उसके मन में लगे कि मेरी माँ की मौत मेरे बाप की वजह से हुई है, मेरी माँ की मौत मेरे बाप की वजह से हुई। उसके मेरे सास ससुर को लगे कि मेरी बहू की मौत मेरे बच्चे की वजह से हुई है। सब रिश्तेदार मेरे पति को गुनाहगार साबित ना करें, इसलिए ये बात मैं आपको बता नहीं पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ। कैंसर की अंतिम स्टेज, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे बंधु, ऐसी होती है पत्नी जो मरने के पहले भी उसको पता था वो तलाक दे सकती थी, उसकी ज़िंदगी इतनी सी बची थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी मेरे पति की कहीं बदनामी हो, वो नहीं चाहती थी। ऐसी देवी, ऐसी पत्नी जो आपके लिए दिन भर काम करती है, दिन भर अपनी ज़िंदगी लुटा देती है, उसका सम्मान करना सीखो, उसको इज्जत देना सीखो। चार जनों के बीच में उसे घूरो मत, उसको भी अपनी बात कहने का हक दिलाओ कि नहीं तू भी बात कर, तू भी खुश रह, और ज़िंदगी स्वर्ग जैसी फील होगी आपको। आप अपनी पत्नियों का सम्मान करना सीखो, उनका अभिवादन करो, उनको दिल से उनके दिलों में, अपने दिलों में स्थान दो। ऐसी महान पत्नियां बहुत कुर्बानी आपके लिए करती है, बहुत सी गलतियां आपकी सहन करती है, अपने दिल को कब्रिस्तान बनाकर रखती है, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए कब्रिस्तान होना जरूरी है। इन्हीं मंगल भावनाओं से आपने मुझे इतनी देर तक सुना। मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।